नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। मित्रों, यह टेस्ट सीरीज संख्या 4 है पीजीटी हिस्ट्री के लिए, लेकिन यह टीजीटी सोशल साइंस जिनका सब्जेक्ट है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का कंप्लीट मटेरियल आपको मिल जाएगा 399 रुपए में। इसमें पूरी एनसीईआरटी आपको मिल जाएगी, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ यह 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी जो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ है, और यहाँ से काफी प्रश्न आने की संभावना है। टेस्ट सीरीज संख्या 4 टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ जो भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है ना, इंपॉर्टेंट है, इसे इग्नोर बिल्कुल मत करें, नजरअंदाज बिल्कुल मत करें, परीक्षा होने तक इसे देखें। प्रश्न संख्या 1 देखिएगा, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। कहां से? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से? तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से। विकल्प 1 जो है आपका सही है। धौलावीरा स्थल की खुदाई में एक विशाल सैंधवकालीन नगर के अवशेष का और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला। ये उन्नत जल प्रबंधन या जलाशय के प्रमाण कहां से मिले हैं? धौलावीरा से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा गांव खंडीर द्वीप के उत्तरी पश्चिमी किनारे पर बसा है। धौलावीरा किस गुजरात में है? धौलावीरा, ठीक है, गुजरात में है। अहमदाबाद जिले में भोगवान नदी किनारे स्थित है। लोथल की बात हो रही है। यह बंदरगाह के अतिरिक्त यहाँ पर बंदरगाह भी मिला है लोथल में। इसके अलावा मृदभांड भी मिला है, 3 युग्मित समाधियां मिली हैं। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह के साथ मिले हैं। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। यहाँ जुते हुए खेत के साथ मिले हैं। हवनकुंड मिला है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया है? तो ये हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन जो थे ना, वह लाल रंग के थे। वह क्या थे? लाल रंग के थे। और जो डिजाइनिंग होती थी हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर वह काले रंग से होती थी। तो मिट्टी किस रंग का उपयोग किया गया था हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर? लाल रंग का। डिजाइनिंग जो थी वो काले रंग की थी, जिसे लाल और काला मृदभांड भी बोलते हैं। तो विकल्प ए जो है आपका सही है। आपका हड़प्पा का पूरा स्थल पाकिस्तान के शाहीवाल जिले में है। रावी नदी के बाएं तट पर है। नदी से लगभग 3.6 किलोमीटर हटकर स्थित है। हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में 1826 में से देखिए, हड़प्पा की पहली जानकारी जो मिली थी 1826 में मिली थी। चार्ल्स मैसन ने यह जानकारी दिया था, लेकिन उनकी इस बात को इग्नोर कर दिया गया। 1921 और 1921-22-23 में देखिए, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किया था। 1922-23 में और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा का खोज किया था। उस समय पुरातत्व विभाग के हेड थे मार्शल महोदय। ठीक है, जॉन मार्शल। मैं कई बार बता चुका हूं, ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 3 देखिएगा, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में या आद्य ऐतिहासिक काल में? मैंने बताया है अपने लेक्चर वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि जब पुरातात्विक साक्ष्य तो मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता हो, ऐसे पीरियड को हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं, मतलब आधा अधूरा इतिहास। विकल्प डी जो होगा आपका सही होगा। प्रागैतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड कहलाता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का कालखंड आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की ही सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका। प्रश्न 4 देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? घर में कुएं के अवशेष कहाँ मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। घरों में जो कुएं के अवशेष मिले हैं वह मोहनजोदड़ो से मिले हैं। विकल्प डी जो है आपका सही है। मोहनजोदड़ो की जल निकासी प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण था, स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने कुएं होते थे। घरों का पानी बहकर सड़कों पर आता था, यहाँ तक कि मोरियां बनी हुई थी। देखिए, घर था ना, घर में जो घर का पानी जो था पतली पतली नालियों से क्या होता था? सड़कों पर आता था। ठीक है, और जो नालियां होती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो नालियां होती थी वह ढकी होती थी। ध्यान रखिएगा, खुली नहीं होती थी, ढकी होती थी।
और घरों में कुएं के अवशेष थे, घर में कुआं था, घर में सीढ़ी था, घर में स्नान घर था, ये सब व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी। प्रश्न 5, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम है वह कौन है? कौन है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। शुरुआती खोजकर्ता यही लोग हैं ना, विकल्प ए जो है आपका सही है। देखिए मित्रों, यहाँ जो भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे देखते रहिएगा बिल्कुल। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों के नाम है वो है राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। प्रश्न 6 देखिएगा, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ है? पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है, राजस्थान में? तो रंगपुर है आपका सौराष्ट्र में, विकल्प सी जो है आपका सही है। सौराष्ट्र भारत के गुजरात प्रांत का एक उप क्षेत्र है जो ज्यादातर अर्धमरुस्थलीय है। सौराष्ट्र वर्तमान में कठियावाड़ प्रदेश में है, ठीक है। प्रश्न 7 देखिएगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव, कर्नल टॉड। हमने बताया है, कई बार बताया है कि जब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने खोज किया था ना, उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के जो हेड थे वो थे सर जॉन मार्शल, ठीक है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। सर जॉन हुबर्ट मार्शल, ठीक है, इनका पूरा नाम था। और 1902 से 1928 तक, देखिए 1902 से लेकर 1928 तक ये क्या थे? भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। 1921-22 में खुदाई होती है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, ठीक है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारी संबंध थे? बताइए कौन सी ऐसी पशु मिली है मुहर पर जिससे यह अनुमान लगाया गया कि सिंधु और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारी संबंध थे? घोड़ा, गधा, बैल, हाथी। तो बैल का, देखिए बैल का चित्रांकन मुहर पर हुआ है और मेसोपोटामिया में भी बैल को बहुत ही क्या माना जाता था? पवित्र माना जाता था। विकल्प सी जो है आपका सही है। मोहनजोदड़ो की मुहर मिली है जिस पर बैल की आकृति है। इस बैल की रक्षा एक सर्प कर रहा है और बैल एक शत्रु से लड़ रहा है। इस शत्रु की आकृति मनुष्यों जैसी है। इस बैल का उस शत्रु से लड़ने का उद्देश्य यह था कि वह शत्रु को पवित्र वृक्ष के नीचे आने से रोक सकता था, ठीक है। यह मनुष्य शायद कोई दैत्य होगा जिसे हराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ऐसा मोहर पर यह चित्रांकन मिलता है। प्रश्न 9 देखिएगा, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में? तो मातृशक्ति में विश्वास था इनका, विकल्प डी जो है आपका सही है। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां मिली हैं। ये मूर्तियां मातृ देवी और प्रकृति देवी की हैं। प्रश्न 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुरकोटदा है, लोथल बिल्कुल है, बालाकोट बिल्कुल है, कोटदीजी नहीं है। कोटदीजी जो है सिंधु नदी के तट पर है, विकल्प बी डी जो है आपका सही है। बाकी ये तीनों क्या है? समुद्र तट पर है। और कोटदीजी जो है सिंधु नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। कोटदीजी की खुदाई जो हुई थी 1955 में हुई थी। किसने किया था? फजल अहमद खान ने, फजल अहमद खान, ठीक है, इसे खुदाई के प्रभारी थे। और यह कहाँ है? सिंधु नदी के तट पर है। प्रश्न 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है या धान्य कोठार है, स्तंभ हाल है, शबाब होने है, इनमें से कोई नहीं है। तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है ना, वह आपका क्या है? अन्नागार है, विकल्प ए जो है आपका सही है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्न कोठार है। मोहनजोदड़ो का धान्यागार जो है 45 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन है। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 11.88 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा है। अगर सबसे बड़ी इमारत की बात आएगी तो वह आपका अन्न कोठार और अन्न गोदाम ही माना जाएगा। प्रश्न 12 देखिएगा, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये आप जानते हैं नगरों की विन्यास की जो पद्धति थी वो ग्रिड पद्धति थी, विकल्प सी जो है आपका सही है। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः ग्रिड पद्धति को अपनाया था। यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें और बहुत सारे कुएं होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने के प्रमाण भी मिले हैं। मतलब हड़प्पा काल में नालियां होती थीं और इन नालियों को ढक कर रखा जाता था। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आएगा कि ढक कर रखा जाता था या खुला छोड़ा जाता था। नालियों को ढक कर रखा जाता था,
प्रश्न 13 देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। लोथल जो है आपका, लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। कालीबंगा से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, धौलावीरा से क्या मिला है आपका, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के एक शिलालेख मिला है। और बनावली से क्या मिला है, मिट्टी का हाल मिला है। ठीक है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। बता दे रहा हूँ, जुता हुआ खेत जो है आपका कालीबंगा से, गोदीवाड़ा से क्या, गोदीवाड़ा कहाँ मिला है, बंदरगाह लोथल में मिला है। पकी हुई मिट्टी की मूर्ति हल्की प्रतिकृति कहाँ से मिली है, बनावली से मिली है। और हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख कहाँ से मिला है, धौलावीरा से मिला है। ठीक है, इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। प्रश्न 14 देखिएगा, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा कालीन सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। तो किसका निरूपण नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। तो देखिए, हाथी का निरूपण है, गैंडा भी है, बाघ भी है। शेर का निरूपण हड़प्पा कालीन मोहर में नहीं मिलता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। हड़प्पा कालीन संस्कृत की मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में शेर का चित्र नहीं मिलता है। मतलब न मोहर पर न टेराकोटा कलाकृतियों पर कहीं पर भी शेर का चित्रांकन नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का चित्रांकन मिलता है। प्रश्न 15 देखिएगा, हड़प्पा कालीन किस धातु से परिचित नहीं थे हड़प्पावासी। सोने और चांदी से क्या थे, परिचित थे। तांबे और कांसे से भी थे, टीन और सीसा से भी थे। लोहे से हड़प्पावासी परिचित नहीं थे। विकल्प डी जो है आपका सही है। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, सोना और चांदी धातुएं मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ जो मिलता है वह उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। प्रश्न 16 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं। युगल सावधान के साक्ष्य कहां से मिले हैं, लोथल से मिला है। यह ए ऑप्शन है 85। ठीक है, यह आपका लोथल से मिला है युगल सावधान के साक्ष्य। विकल्प सी जो है आपका सही है। लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, युगल सावधान के साक्ष्य मिले हैं, हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं और फारस की मोहर के आदि के प्रमाण लोथल से मिले हैं। प्रश्न 17 देखिएगा, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ है, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग क्या कहा करते थे। कपास को सिंधु क्षेत्र के लोग या यूनान के लोग क्या कहते थे, सिंडन कहते थे, कॉटन कहते थे, ए और बी दोनों, या हड़प्पा। तो उसे सिंडन कहते थे, कपास को सिंडन कहा जाता था। ठीक है, ग्रीक और यूनान के लोग सिंडन कहा करते थे कपास को। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को जाता है, इसलिए यूनान के लोग कपास को सिंडन कहा करते थे। प्रश्न 18 देखिएगा, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तांबे का रथ कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, दाइमाबाद से या बनावली से। हाँ, तांबे का रथ जो मिला है वह दाइमाबाद से मिला है। विकल्प सी जो है आपका सही है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। यह पुरास्थल महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। प्रश्न 19 देखिएगा, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे। सबका आयात करते थे भाई, चांदी मंगाते थे अफगानिस्तान और ईरान से, टीन भी अफगानिस्तान ईरान से मंगाते थे, सोना उत्तरी भारत और कर्नाटक और अफगानिस्तान से सोना भी मंगाते थे। तो सबका आयात करते थे। तो ए और बी मतलब 1 2 3 तीनों हो जाएगा। विकल्प ए। इस समय तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। देखिए कांसा कैसे तैयार किया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा, तांबा प्लस टीन। ठीक है, तांबा राजस्थान के खेतड़ी खान से मंगाया जाता था, टीन अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। टीन कहां से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान ईरान से। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से और बलूचिस्तान से। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से। सोना कहां से मंगाया जाता था, अफगानिस्तान, फारस और दक्षिणी भारत से। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। प्रश्न 20 देखिएगा, हड़प्पावासी लाजवर्द जो एक भवन निर्माण सामग्री है, लाजवर्द, ठीक है, जो नीले रंग का एक पत्थर होता था, भवन निर्माण सामग्री के लिए फेमस होता था, नीले रंग का पत्थर होता था, यह कहां से आयात किया जाता था। तो चारों ऑप्शन आप लोग के सामने है। तो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से, हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से मतलब अफगानिस्तान के बदख्शा से लाजवर्द का आयात होता था। विकल्प ए जो है आपका सही है। लाजवर्द या राजावर्त एक मूल्यवान नीले रंग का पत्थर है जो प्राचीन काल में अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया जाता था। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नौ रत्नों को मान्यता दी गई उसमें एक लाजवर्द भी था।
अफगानिस्तान के बदख्शा प्रांत में कोकचा नदी, देखिए अफगानिस्तान में बदख्शा प्रांत में कोकचा नदी की वादी में लाजवर्द मिलता था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।